आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए जीसीसी के 6 मुल्कों के दरवाजे खोल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीसीसी यूनिफाइड गाइड के ऊपर। इस लॉ में हम देखेंगे कि कैसे जीसीसी यूनिफाइड लॉ 6 जीसीसी मुल्कों में इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, कस्टम एंड ड्यूटी और टैक्स रिटर्न को कवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज प्रेजेंटेशन का बेसिकली वो था जीसीसी यूनिफाइड गाइड के जो 6 जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लॉज। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो मेन लॉज आने हैं वो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में होंगे, कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में होंगे, या वो क्वांटिटीज़ या वो कंसाइनमेंट्स जिनके ऊपर सस्पेंशन लगती हैं या जो कि ड्यूटी फ्रीज हो जाते हैं। पहले हमारा टॉपिक ही इंपोर्टेशन था। इंपोर्टेशन का मीन ये होता है कि आप कंट्री रेजिडेंट के थ्रू किसी और कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं, कोई गुड्स मंगवाते हैं रेदर देन अपनी लोकल मार्केट से। तो सबसे पहले इंपोर्टेशन दो तरह की होती थी जीसीसी क्लास में, एक कमर्शियल इंपोर्टेशन होती है, एक पर्सनल इंपोर्टेशन होती है। कमर्शियल इंपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए, इसमें गवर्नमेंट पर्पसेस भी आ सकते हैं। और पर्सनल इंपोर्टेशन का मतलब होता है कि आपके पर्सनल प्रोसीजर्स के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए, जिसके लिए आपको अपनी आईडीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। हर इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन हर चीज़ के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स का मतलब होता है कि वो लिमिटेड वो रूल्स जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे असाइन किए होते हैं कि इनके थ्रू गुजरेगा तो कोई भी बंदा वहाँ पे कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंपोर्टेशन की जो सबसे पहले ये थी कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर असाइन किए हैं, आपको सबसे पहले एज ए इम्पोर्टर वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है। साथ में फिर जो भी आपने वहाँ पे डेट्स परफॉर्म करनी है या जो भी चीज़ इंपोर्ट के लिए होगी, वहाँ पे आपको अपनी अप्रूवल की रिप्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, अपने इन्वाइसेस शो करवाने पड़ते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, साथ ही साथ में अपने प्रीवियस 5 ईयर्स रिकॉर्ड शो करवाने पड़ते हैं। साथ में आपको अपना फॉरवर्डिंग एजेंट्स बताने पड़ते हैं। एजेंट्स का मतलब ये होता है कि द वेज ऑफ इंपोर्टेशन, वो बाय सी भी हो सकती है, बाय एयर हो सकती है, बाय लैंड हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। वो सब के सब मैनिफेस्ट आपको वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। कि वो प्रोसीजर क्या होता है कि चीज़ इंपोर्ट आप रजिस्टर हो गए एज ए इंपोर्टर, तो अब इंपोर्टेशन का प्रोसीजर क्या होता है? इंपोर्टेशन का प्रोसीजर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर होता है। जैसे ही वंस आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए हैं कस्टम ऑफिस के अंदर, तो आप अपनी कस्टम ड्यूटीज वहाँ पे पेड करते हैं, जो कि जीसीसी एग्रीमेंट के साथ आपकी वहाँ पे डील हुई होती है। देन आपने आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमेशा एग्जामाइन होती हैं। जैसे वो उनको एग्जामाइन कर लेते हैं, देन अगर वो प्रोडक्ट्स क्लियर हैं तो यू आर गुड टू गो, आपके प्रोडक्ट्स रिलीज कर दी जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन बेसिकली यही है कि आप इंपोर्ट करते हैं एज, तो उसके अंदर ये होता है कि आपके पास तीन, जिस तरह हमारे पास इंपोर्टेशन की दो टाइप्स थी कि एक कमर्शियल पर्पज थी और एक हमारे पास पर्सनल यूज थी, और एक्सपोर्टेशन की भी यहाँ पे 3 तरह की टाइप्स होती हैं कि आप एक्सपोर्ट नेशनल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ गुड्स को, और या टेम्परेरी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। वो चीज़ें जो कि गुड्स वो हम आप बेसिकली री एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो ये होती हैं कि आपके कस्टम वेयर हाउसेज में पड़ती हैं। वेयर हाउस जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने एक बात सुनी थी कि जब वेयर हाउसेज कस्टम वेयर हाउसेज में चीज़ पड़ती है तो सबसे पहले उन्हें उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज नहीं पे की जाती जब तक कि उन्हें मार्केट में नहीं भेजा जाता। तो ये वे होता है वेयर हाउसेज को ऑपरेट करने का। तो इसी तरह यहाँ पे बात है कि जब कस्टम वेयर हाउसेज में चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर जब तक आपने कस्टम ड्यूटीज पे नहीं करती होती आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी भेजा जा सकता है। देन नेक्स्ट बात आती है कि कस्टम ड्यूटीज जिनकी वंस पेड हो गई उनको दोबारा री एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और जो कि बेसिकली किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी हैं तो आप उन्हें भी री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात आ रही कि अच्छा ये तो री एक्सपोर्ट हो गया, जो जो चीज़ें हमने दोबारा री एक्सपोर्ट कर दी थी। अब टेम्परेरी एक्सपोर्टेशन जिनकी सिर्फ थोड़ी सी टाइम के लिए एक्सपोर्टेशन अलाउ की जाती है, वो कौन सी थिंग्स होती हैं? बेसिकली ए टू एच तक वो सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। सबसे पहले हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन फॉरेन गुड्स होते हैं जो कि फॉरेन आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ में आपके पास मशीनरी होती है जो कि आपने किसी और कंट्री में रिपेयरिंग के लिए भेजनी होती है। देन आपके पास बेसिक कमर्शियल सप्लाईज आते हैं। अब इनमें बात आती है, ये तो मतलब वो चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जा सकती है टेम्परेरी। अब कितने पीरियड के लिए, हर चीज़ के लिए पीरियड डिफाइन किए गए हैं जीसीसी के लाज में, कि बेसिकली जो कि हमने प्लेग्राउंड थिएटर एग्जीबिशंस के लिए हमने इक्विपमेंट, हमारे कंटेनर्स जो पैकेजेस हैं, और साथ में हमारा जो कमर्शियल सप्लाईज है, ये सीईजी के जो आइटम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के अंदर टेम्परेरी पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट हो सकती हैं। देन हमारे पास जो हमारे पास हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर हमारे पास फॉरेन गुड्स होते हैं जो कि हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, साथ में हमारे पास जो मशीनरी हमने रिपेयरिंग के लिए दी हो जाती है, उनके लिए 5 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाता है टाइम। देन हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनिमल्स वगैरह के बारे में होती है या फिर टेम्परेरी जो हमने रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी एक्सपोर्टेशन की, उनको आपको 6 मंथ्स अलाउड किए जाते हैं।
द नेक्स्ट वन इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन के नाम से ही जाहिर है कि आपको कस्टम ड्यूटीज से थोड़ी बहुत एग्जाम्प्ट दे दिया जाता है, कि आपको वहाँ पे फ्री कस्टम्स हो जाते हैं। अब उनके क्या सिनेरियोज होते हैं? सबसे पहले एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ 7 तरह की चीज़ों में दी जाती है। सबसे पहले होता है डिप्लोमेटिक एग्जाम्पशन। डिप्लोमेटिक एग्जाम्पशन का मतलब ये होता है कि आपकी एम्बेसीज, इंटरनल फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके हेड्स हैं, डिप्लोमेटिक बॉडीज हैं कंसर्न, इन सब के लिए आपको एग्जाम्पशंस दे दी जाती हैं। तो ये डिप्लोमेटिक एग्जाम्पशंस कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग, ये हमारा इनका पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स के लिए होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पशंस मिलिट्री एग्जाम्पशंस थी। मिलिट्री को भी एग्जाम्पशंस वहाँ पे दे दी जाती हैं, जिसके अंदर वो आपकी आर्म फोर्सेज आती हैं, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। द अदर वन इज इंडस्ट्रियल एग्जेप्शन। इंडस्ट्रियल एग्जेप्शन उन इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं जो जीसीसी यूनिफाइड इंडस्ट्री के अंडर फॉल कर रहे होते हैं। जो जो प्रोजेक्ट जीसीसी यूनिफाइड के अंदर प्रोजेक्ट फॉल करेंगे, उन्हें कस्टम फ्रीज कर दिया जाएगा। पर्सनल एग्जेप्शन, कुछ चीज़ों के लिए पर्सनल एग्जेप्शन भी दे दी जाती हैं, जैसे कि आपने जीसीसी नेशनल्स को एग्जाम्पशन दी जाती है पर्सनल अलाउंस के लिए। साथ में समटाइम्स आपने अगर गिफ्ट कंपनी पैसेंजर्स को करना हो, तो आपका अगर सऊदी रियाल 3000 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको वहाँ पे भी एग्जाम्पशन दे दी जाती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एग्जेम्पशन फाउंडेशंस को भी दी जाती है, लाइक जैसे चैरिटीज वगैरह होती हैं, उनको भी ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि बस ये बात होती है कि उन चैरिटीज को रजिस्टर्ड होना पड़ता है वहाँ पे। देन आपके पास आपके जो री इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं, आप अगर बार बार री इम्पोर्ट कर रहे हैं एक ही चीज़ को, तो वहाँ पे भी आपको कस्टम्स के अंदर रिलैक्सेशन दी जाती है। और एक सबसे मेन बात जो है वो ये है कि एग्जेम्पशन वहाँ पे उन पीपल्स को भी दी जाती है जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं। स्पेशल नीड्स के लिए उनका वहाँ पे एक कार्ड होता है जीसीसी नेशनल्स का, जो कि होता है पीपल विद स्पेशल नीड कार्ड। वो आपको वहाँ पे लाइसेंस होते हैं आप लोगों को, तो उनके लिए भी आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉबैक एंड रिफंड। अपने नाम से जाहिर है कि आप अपनी कस्टम ड्यूटीज या कुछ भी चीज़ अपने वहाँ पे रिफंड करवा सकते हैं। अब क्या सिनेरियोज होते हैं जी कि रिफंड किया जाता है, और किस टाइम लिमिट के अंदर रिफंड किया जा सकता है? अब बेसिकली ये होता है कि अगर आपने एज अ री एक्सपोर्टर, आपने अब पहले तो आपने इंपोर्टर वहाँ पे बन गए, ठीक हो गया, ये बात हमें समझ गई, आपने परचेज और सेल वगैरह वहाँ पे चीज़ कर ली। लेकिन अगर फॉरेन गुड्स विद इन अ ईयर आपको री एक्सपोर्ट करने की पड़ गई हैं, और अपनी पेमेंट के डे से शुरू करके उस लास्ट डे के ईयर को गिनने से होता है, अगर उसके विद इन आपको री एक्सपोर्ट करने की जरूरत बार बार पड़ रही है, तो आप अपनी कस्टम ड्यूटीज या अपनी वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर आपको अलाउ किया जाता है। देन नेक्स्ट एक चीज़ ये आती है कि आपने जब क्लेम कर लिया, तो आपको फॉरेन गुड्स क्लियर कर दी जाती हैं। वहाँ पे आपने को बेसिकली ये भी हो सकता है कि 5 लेस देन 5000 यूएस डॉलर्स के वो आपको रिफंड कर सकते हैं। ये बेसिकली रिफंड की चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिफंड कर सकते हैं। आपने वापस से क्लेम करना होता है, आपने ड्रॉबैक्स इन्हें बताने होते हैं कि जी ये मैंने कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट की हैं, लेकिन ये री एक्सपोर्ट की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो वो आपको आपके क्लेम्स वापस कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ऑफ कस्टम टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इसके अंदर आपको ये है कि आपकी जो कस्टम टैक्सेस या ड्यूटीज, आपकी जो ऊपर लाइबिलिटीज हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़े टाइम लिमिट के लिए। तो वो क्या क्या सिनेरियोज होते हैं? सबसे पहले होता है कि आपको टेम्परेरी एडमिशन चाहिए होता है किसी भी कंट्री के अंदर। अब जीसीसी के अंदर टेम्परेरी एडमिशन की दो तरह की चीज़ होती है, कि आपके पास या तो एटीए कार्डनेट हो, या फिर आपके पास प्राइवेट मोटर व्हीकल्स को एंट्री करवाने के लिए हो। अब हम एटीए कार्ड आगे बढ़ते हैं कि एटीए कार्ड बेसिकली होता क्या है। द नेक्स्ट वन इसके गुड्स इन ट्रांजिट हो, तो आप वहाँ पे भी सस्पेंशन ले सकते हैं। देन आपके पास अगर आपकी प्लेसमेंट ऑफ गुड्स कस्टम वेयर हाउसेज में, जो हमने भी ऊपर पढ़ा ही था कि कस्टम वेयर हाउसेज के अंदर जब आप अभी तक आपने अपनी कस्टम ड्यूटीज पे नहीं की होती, जब तक आपको मार्केट में ही वहाँ पे अवेलेबल होती, तो वहाँ पे भी आपको सस्पेंशन मिल सकती है। फ्री जोन्स के अंदर अगर आपने अपनी डिपॉजिट करना है या प्लेसमेंट्स करनी है, या फिर आपने री एक्सपोर्ट करना हो। टेम्परेरी एडमिशन जो बेसिकली बात है, टेम्परेरी एडमिशन के अंदर हमारे पास हमने यही बात की थी सबसे पहले, कि जो हैवी इक्विपमेंट्स होती हैं, जो कि हमने साइंटिफिक फील्ड में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, या जो हमें लोकली अवेलेबल नहीं होती हैं। फिर हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हमने रिपेयर करनी होती हैं, ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें अब टाइम लिमिट चेंज हो जाता है। टाइम लिमिट का मतलब ये कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास आर्टिकल्स हैं हमारे प्ले ग्राउंड्स के लिए, हमारे कंटेनर्स हैं, एनिमल्स हैं, कमर्शियल चीज़ें, उन सबको सिर्फ सिर्फ 6 मंथ टू 1 ईयर आप सस्पेंशन करवा सकते हैं। एक्सटेंड ये 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जाती है। अब एटीए कार्नेट क्या होता है? एटीए कार्नेट के बाद मतलब ये होता है कि आपके पास, ऐसे जिस तरह हमारे पास पासपोर्ट फॉर एनी ट्रेवल्स होता है, गुड्स के लिए वो पासपोर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कस्टम डॉक्यूमेंट की परमिट्स वगैरह टैक्स फ्री या ड्यूटी फ्री टेम्परेरी कर दिया जाता है, अगर आपके पास ये एटीए कार्नेट यानी पासपोर्ट फॉर गुड्स होता है। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि आप अंडर एटीए कार्डनेट अगर आपको टेम्परेरी एडमिशन चाहिए होता है, तो उसका पीरियड आपको 6 मंथ से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। इसके अंदर आपकी जितनी भी सारी सर्विसेज फीस होती हैं, वो वो फॉल होती है, क्योंकि आपने बाकी कस्टमर की जो कस्टम फीस होती है वो आपके फॉल नहीं होती। नेक्स्ट वन री एक्सपोर्टेशन। अगर आपने एटीए कार्नेट के अंदर अंदर आपने री एक्सपोर्टेशन करनी होती है, तो वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंसाइनमेंट अलाउ कर दिया जाता है री एक्सपोर्ट के लिए। आप उसके लिए कस्टम पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपने जो गुड्स हैं वो ट्रांजिट करवानी है एटीए कानट के अंदर अंदर, तो वो बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन में फॉलो कर रही होती है, जिसके अंदर आपने कस्टम पोर्ट या ऑफिस के साथ इंश्योर करवाना होता है अपने गुड्स को कि जी वो ऑथोराइज है ट्रांसपोर्ट के अंदर अंदर। अदरवाइज अदर नेक्स्ट वन इसके आपने फॉरेन मोटर व्हीकल्स के लिए आपने अगर काम करना, उन्हें आपने टेम्परेरी एडमिशन करवाना हो एटीए कार्नेट के थ्रू, तो उसके लिए क्या होता है, उसका पीरियड भी 6 मंथ टू 3 मंथ्स होता है। उसके अंदर ये क्या होता है कि आपका व्हीकल बेसिकली ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो उस कंट्री के अंदर, देन आपका जो वैलिड होता है वो फॉर एक्सपोर्ट प्लेट्स बेसिकली उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। देन आपके पास इंटरनेशनल सीपीडी कार्नेट होता है जो कि हमारे बेसिकली व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जिससे आपको टेम्परेरी सस्पेंशन मिल जाती है, और वो ये होता है कि वैलिड इंटरनेशनल सीपीडी कार्नेट होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी गुड्स हैं जिनके ऊपर आपको सस्पेंशन मिलता है। तो ये नंबर ऑफ गुड्स हैं कि अगर मोटर व्हीकल्स हैं या फिर लेड या कस्टमर सील्स हैं, फिर हमारे पास आ जाता है ड्राइविंग केबल्स या गुड कंपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, फिर हमारे पास आता है मोटर व्हीकल्स जो कि हमारे, फिर हमारे पास आता है हिडन कंपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए, फिर हमारे पास फ्लोर साइड या लोड कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जिनके ऊपर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको सस्पेंशन मिल जाती है। अब ये क्या डिपॉजिट या प्लेसमेंट्स ऑफ गुड्स इन कस्टमर वेयर हाउसेज। कस्टम वेयर हाउसेज का मीन यही होता है कि ये चीज़ें तो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन आपने अभी तक उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज नहीं अप्लाई की होती। इसलिए नहीं की होती, ये उन छोटे बिजनेसेस के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने बेसिकली बाद में मार्केट पहले अपनी सर्च करनी होती है, देन अपनी जो गुड्स हैं उन्हें सप्लाई चेन में देना होता है। बिफोर सप्लाई चेन आप वहाँ पे कस्टम्स नहीं पे करते, सप्लाई चेन में वंस आप आ जाते हैं तब आपने उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी सप्लाई करनी है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आपको टेम्परेरी सस्पेंशन मिल जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए आपको अलाउ करता है। डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो यही होते हैं कि बेसिकली ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यही रिक्वायर्ड होता है कि ओरिजिनल इनवाइस आपका बेसिकली एग्रीमेंट था क्या, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, आपने किस तरह डिलीवरी करनी है, आपका बिल किस तरह प्ले पे होगा, मैनिफेस्ट क्या है बेसिकली, और पेकिंग लिस्ट की मल्टीपल गुड्स होती हैं। फिर हमारे पास आगे आता है प्लेसमेंट ऑफ गुड्स इन फ्री जोन्स एंड ड्यूटी फ्री शॉप्स। फ्री जोन्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स के तो नाम से पता होता है कि आपके पास बहुत सी वहाँ पे लिमिटेशन जो हमारे पास बेसिकली लेवल पे लगती हैं किसी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है वहाँ पे आपका काम करना। तो इसमें यही शो किया जाता है कि आपके जो आपने बस जीसीसी को स्टेट्स को नोटिफाई करना होता है कि जी मैं एज अ डेजिग्नेटेड वहाँ पे फ्री जोन्स और ड्यूटी फ्री रहना चाहता हूँ, तो वहाँ कोई नंबर ऑफ जो है गुड्स हैं जिनका आपको वहाँ पे फ्रीजर में ड्यूटी फ्री शॉप्स में रखने की इजाजत होती है, जिससे आपको कस्टम ड्यूटी से सस्पेंशन मिल जाती है। लाइक फ्लेमेबल गुड्स जो कि फ्यूल के अलावा फिर रेडिएटिव मेटल्स या फिर वेपन्स वगैरह हो गए, एक्सप्लोसिव्स हो गए, हमारे पास कमर्शियल या इंडस्ट्री या लिटरी आर्ट जो भी रेगुलेशन वो ड्रग्स व नार्कोटिक्स वगैरह हो गया। एक चीज बात है, ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की जो प्रोहिबिटेड चीजें होती हैं, चेकिंग का जब एग्जामाइन किया जाता है तो वो एग्जामाइन इसी का मतलब होता है कि वो अब जो वहाँ पे प्रोहिबिटेड चीजें होती हैं उन्हें वो वहाँ पे अलाउ करते ही नहीं किसी भी रीजन में। देन नेक्स्ट आप प्रोहिबिटेड चीजें बेसिकली जीसीसी कस्टम यूनिट्स में एंटर होने ही नहीं देती। द अदर वाज डिक्लेरेशन ऑफ करेंसीज। डिक्लेरेशन ऑफ करेंसीज का मतलब ये है कि जब भी कोई पैसेंजर जीसीसी में ट्रैवल करेगा या एनीथिंग ऑफ जो भी आपने जब वहाँ पे डील्स करनी है किसी भी तरह से करनी है, तो वहाँ की जिस भी कंट्री के करेंसी के हिसाब से करनी है, वहाँ पे आपने अपनी करेंसी भी डिक्लेयर करनी है कि आप कहाँ से किधर से कैसे हैं, बैंक्स वगैरह एक्सचेंज करेंगे सारी मनी के साथ। ये सारे प्रोसीजर्स करेंसीज को बैंक्स शो करता है। अब एक्सचेंजिंग कॉइन्स हो गए या मेटल्स हो गए, ये भी इनकी मनी जीसीसी स्पेसिफाइड करता है कि अगर आपने कॉइन्स चेंज करवाना है या अपनी किसी भी मेटल वगैरह को वहाँ पे चेंज करवाना हो तो उसके क्या प्राइसेस होते हैं। लाइसेंस कंपनी बेसिकली कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर्स को वहाँ पे डील करती हैं सारे के सारे। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको फैसिलिटेट किया जाता है। प्रोसीजर्स फॉर क्लियरेंस ऑफ इंपॉर्टेंट पोस्टल पार्सल्स। ऑब्वियसली जब आपके पास आ गई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई तो उन्हें ऑब्वियसली वहाँ पे सप्लाई चेन में प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पास कुछ मीन्स होते हैं भैया। तो वो पार्सल्स वगैरह किस तरह थ्रू होते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे रूल्स होते हैं कि आपने बेसिकली अपने एज एक्सपोर्टर आपने वहाँ पे अपनी आईडी सबमिट करना होता है, अपना पासवर्ड सबमिट करना होता है, और आपका पार्सल ओवर 50 किलोग्राम नहीं होना चाहिए। ये सारे का सारा एक ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम होता है जो कि वहाँ पे चेक कर रहा होता है। देन आपके पास और कुछ एक लॉज होते हैं जिनके ऊपर ये कि आपका पार्सल की वैल्यू सऊदी रियाल 1000 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि जीसीसी करेंसीज के इक्वल होता है। आपने वहाँ पे फिर देख लेना होता है। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स को वो बेसिकली कहीं भी अलाउ नहीं कर रहे होते। देन आपका यही बार बार होता है कि पार्सल को सऊदी रियाल 1000 से इक्वल वो नहीं होना चाहिए, या फिर आपने वहाँ पे पर्सनल लेटर्स हो या पोस्टल कार्ड्स हो पब्लिकेशंस हो, ये वहाँ पे सब्जेक्ट कस्टम ड्यूटीज में नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एक्सप्रेस कोरियर। वहाँ पे जीसीसी के एक्सप्रेस कोरियर हैं उनके भी यही मेन रोल के जो वेट है वो हमेशा 50 किलोग्राम से ओवर नहीं होना चाहिए। सऊदी रियाल 1000 की इक्वल या फिर जीसीसी करेंसी उसी की इक्वल होनी चाहिए, लिमिट यहीं पे होती है। साथ में वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे कंसाइनर कंसाइनर्स वगैरह शो करने होते हैं।
ये जो प्रोसीजर्स होते हैं कि हमें ज़रूरत क्या होती है कि आपका ट्रक लाइसेंस प्लेट नंबर वहाँ पे आपको शो करना पड़ता है एक्सप्रेस कोरियर्स के अंदर। साथ में फिर आपको अपना पार्सल का वेट वगैरह क्या चीज़ है या सब्जेक्ट से रिस्ट्रिक्शन सब में फॉलो करनी पड़ती है। साथ में आपको फिर उसके पैकेजेस के नंबर, पीसेज, डिस्क्रिप्शन और साथ में आपने कंसाइनर और कंसाइनिंग की कहाँ से आ रहा है और किसको जाना है वहाँ तक जाना है। साथ में आपने वहाँ पे अपना पोर्ट्स वगैरह बताने थे कि किस थ्रू से किस मीन से आप वहाँ पे इसको एक्सप्रेस करेंगे, कोरियर करेंगे। लाइक सी पोर्ट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। अब बात आ गई रिफंड ऑफ कैश डिपॉजिट्स और सिक्योरिटीज की। आप अपने वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज और डिपॉजिट जो आपने किया उन्हें रिफंड भी किया जा सकता है। उन्हें करने का क्या तरीका होता है कि आपने सबसे पहले सिर्फ उसकी अपनी कॉपी देनी होती है एज अ री एक्सपोर्ट की। हाँ जी मैं डिक्लेयर हूँ वहाँ पे री एक्सपोर्ट। देन आप अगर फ्री जोन की ड्यूटी, अब हर जगह पे जिस तरह हमने भी बात की थी कि इंडस्ट्रियल एग्जेम्पशन होती हैं, फ्री जोन होते हैं, गुड्स ट्रांजिट में होते हैं, कई कई जगह पे आपको सस्पेंशन मिल रही थी। अब हर सस्पेंशन की चीज़ें और तरह की हैं। जहाँ पे आपने अब टेम्परेरी अगर एडमिशन आपने वहाँ पे पहले लिया हुआ था और वहाँ से आपने रिफंड अपना डाटा लेना है, रिफंड अपने कैशेज लेने हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे डिफाइंड है कि आपको री एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की कॉपी चाहिए होती है। साथ में आपने अपने फीस या ड्यूटी जोन में पे उनकी कॉपी डिक्लेरेशन चाहिए। साथ में आपने वहाँ पे डिस्क्लेमर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह को रिक्वायर्ड होता है तो वो होता है अगर आपके टेम्परेरी एडमिशन में। अगर आपके ट्रांजिट प्रोसीजर्स में थ्रू है और वहाँ पे आपको रिफंड चाहिए तब आपने कॉपी ऑफ ट्रांजिट डिक्लेरेशन करने होते हैं। साथ में आपने अपने अथॉरिटीज वगैरह जो कंट्री डेजिग्नेशन है उनके बारे में बताना होता है। कॉपी ऑफ इम्पोर्टेड डिक्लेरेशन, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पशन अगर मिलनी है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जाम्पशन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। साथ में इंडस्ट्रियल एग्जाम्पन रेजोल्यूशन करवाना ताकि अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं। देन नेक्स्ट अगर आपने एक्सप्रेस कोरियर्स के थ्रू किया तो आप सब बस आपने कस्टम डिक्लेरेशन का सर्टिफाइड कॉपी वहाँ पे शो करना थी, आपको रिफंड कर दिया जाता है। फिर अगर आपके फ्री जोन्स के अंदर है तो उनका क्या प्रोसीजर होता है, तो उनका प्रोसीजर ये होता है कि आपने कॉपी ऑफ ट्रांजिट डिक्लेरेशन शो करवानी होती है। साथ में फिर आपने बताना होता है कि अगर ट्रांजिट आउटसाइड द जीसी स्टेट है तो उसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। अगर आपका फ्री जोन फ्री जोन या ड्यूटी फ्री शॉप्स में प्लेसमेंट ऑफ गुड्स है तो वो डिक्लेरेशन शो करवानी पड़ती है। इस तरह आपने जब अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह शो करवाते हैं तो आपको रिफंड अलाउ दे दिया जाता है। इसी तरह अगर आप री एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के थ्रू अपना रिफंड कैश करवाना है तब आपने वहाँ पे री एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन शो करवानी है, साथ में अपना सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करवाना है। तो प्रोसीजर यही होता है कि जैसे ही आप अपना रिफंड क्लेम करते हैं बैंक आपको गारंटी कर देते हैं, वहाँ पे रिलीज कर देते हैं कि जी दे आर गुड टू गो, आप उनको रिफंड कर दें। तो वंस आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं आपके कस्टम ड्यूटी सस्पेंड हो जाती है, साथ में आपको वहाँ पे कैश डिपॉजिट मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम बात शेयर की है जो आपके बिजनेस को जीसीसी के रूल्स के मुताबिक बिजनेस करने में मदद कर सकती है। हम आपके बिजनेस को इस लॉ के मुताबिक एक्सपैंड होने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसिस्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो आज ही हमें राब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 009715654999494 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।